नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में बात कोरोना की उस दवाई की जो किसी ने नहीं बनाई, जो कहीं बाहर से भी नहीं आई। यह तो वो दवाई है जो हमारे पास हमेशा से है। हमारा संयम, अनुशासन, खुद के लिए सख्ती। क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब हाथ से चीजें फिसल रही हों, जब हमारे अपने लोग हमें छोड़कर जा रहे हों, तब हड़बड़ी से काम नहीं चलेगा। जरूरत और सख्त होने की है, खुद का इम्तिहान लेने की है। जब सरकारें लॉकडाउन लगाने से डर रही हों, तब यह सोचिए कि क्या आप अपने लिए खुद लॉकडाउन लगा सकते हैं, क्या आप अपने ही घर में रह सकते हैं। और जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, उस वक्त उत्तर प्रदेश की पहली परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। कोरोना की इस दूसरी लहर में यह प्रदेश के संयम की पहली परीक्षा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 35 घंटे का कर्फ्यू शुरू हो चुका है। आज रात से शुरू हुआ यह कर्फ्यू सोमवार सुबह तक चलेगा। हालात तो कह रहे हैं कि जरूरत इससे भी ज्यादा सख्ती की है, लेकिन पहले सवाल यह कि क्या जनता इस बात को समझ रही है? क्या यह 35 घंटे का कर्फ्यू यह बताएगा कि महामारी को मात देने के लिए इसकी रफ्तार को तोड़ना जरूरी है? चर्चा इसी बात पर करेंगे। तो ये क्यों जरूरी है कि आप संयम, अनुशासन और सख्ती अपने लिए लागू करें? उसके लिए आपको यह जानना चाहिए पूरे देश के साथ साथ अपने प्रदेश में आज का डेटा क्या है। उत्तर प्रदेश में आज का अपडेट क्या है, यह जरा देखिए। 24 घंटे में 27,357 कोरोना के मरीज मिले हैं। लखनऊ की बात करें तो अकेले लखनऊ में 5,913 नए कोविड पेशेंट मिले हैं। 24 घंटे में 2,15,790 सैंपल की टेस्टिंग हुई थी और इनमें से ही 10% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी आप यह मानकर चलिए कि अगर 10 लोगों का कोविड टेस्ट हो रहा है तो उसमें एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है, और यह बहुत ही चिंता की बात है। 24 घंटे में 120 कोरोना मरीजों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस 1,70,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन राजनीतिक लोग अपनी प्रतिक्रिया एक खास अंदाज में देते हैं। विपक्ष के नेता तो खास तौर पर सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार की तैयारी थी ही नहीं। वैक्सीन नहीं मिल पा रही, लोगों को टेस्ट मुहैया नहीं हो पा रहे, और सवाल उठता है कि लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है या नहीं है? 1 साल से स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है, श्रम मंत्री का पता नहीं है। 11 टीम से आप काम चला रहे हैं, आम आदमी पर आप बोझ डाल रहे हैं। 1,000 जुर्माना लगाएंगे, 10,000 रुपए जुर्माना लगाएंगे। आम आदमी ने आपको वोट दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जनमत दिया है। जनमत दिया सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, रोजगार के लिए। आज आप लाशों पर सियासत करेंगे। इस बारे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है एंटिसिपेशन करने में देरी हो गई, मतलब पूर्वानुमान सरकार नहीं लगा पाई। जबकि ये पता था कि दूसरी जो वेव है, जो दूसरी लहर है कोरोना की, कभी भी आ सकती थी। सरकार को इस पर तैयार होना चाहिए था। अभी भी वक्त है सरकार को सब कुछ छोड़ के, सारी राजनीति छोड़ के, सिर्फ इस समय जो कोविड से मौतें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में, उस पर ध्यान देते हुए जो भी निर्णय लेना हो उसको लें, और अपने प्रदेश के जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनकी जान की और माल की सुरक्षा करने में सरकार आगे आए। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, पहले उनका परिचय आपसे करा दें। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश मिश्रा जी आपका। हमारे साथ केजीएमयू के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर समीर भाटी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सदस्य हैं कोविड कैंपेन कमेटी दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर समीर भाटी जी आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी, प्रश्न आपसे है। 35 घंटे का एक कोरोना कर्फ्यू शुरू हुआ है, संडे को दिन और रात रहेगा, अब से शुरू हो चुका है जब हम चर्चा कर रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है, और क्या इसे माने वाकई कि आम लोगों की एक तरह से परीक्षा है
क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन कुछ वैसा ही है। देखिए, ये परीक्षा तो हम सबकी है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और हर किसी की ये परीक्षा है, संयम की, धैर्य की, और वास्तव में चुनौती है कोरोना के चेन को तोड़ने की। अब अगर जितने भी प्रभावी ढंग से हम एक दूसरे के एक्सपोजर को बचा सकें, जो कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन कर सकें, और सबसे बड़ी बात वो ये कि ये जो लॉकडाउन लगा है डेढ़ दिन के लिए, या कर्फ्यू लगा है 1.5 दिन के लिए, इसको हम कितना असरदार बना सकते हैं। क्योंकि अगर 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 1.5 दिन में ही अगर हमने प्रभावी ढंग से इस ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश की, तो लगभग 10-12 या 12-15% करीब जो है वो हम चेन ब्रेक कर सकते हैं। और हर सप्ताह अगर हम 10-12% ये सैटरडे संडे की चेन ब्रेक करते गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं डॉक्टर समीर भाटी जी आपसे भी जानना चाहता हूं। वीकेंड लॉकडाउन ही विकल्प है? क्योंकि कई जगह हमने देखा, जैसे मध्य प्रदेश है, वहां पर कुछ शहरों में 5 दिन 6 दिन, छत्तीसगढ़ है 7-7 दिन के कर्फ्यू लगाए गए, और उतनी सख्ती तो नहीं है जितनी लॉकडाउन में थी, लेकिन फिर भी चेन तोड़ने की कोशिश की गई। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको किस तरह की दिख रही है, जहां पर 27,000 पेशेंट आज सामने आए 2 लाख सैंपल में, 2,15,000 सैंपल में से? क्या ये कर्फ्यू प्रभावी रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सारे आंकड़े आ रहे थे उसमें बताया जा रहा था और प्रिडिक्शन की जा रही थी, अनुमान भी लगाया जा रहा था कि अभी अप्रैल के मिड तक हमारी पीक के आने की संभावना है। तो इसी समय ये जो आपका वीकेंड का कर्फ्यू है ये भी अनाउंस हुआ है। वीकेंड के कर्फ्यू के पीछे अगर हम जो लॉजिक देखें वो ये है कि हम ज्यादातर देखते हैं कि वीकेंड्स के अंदर जो ओवर क्राउड, सुपर स्प्रेडर वाले जो इवेंट्स होते हैं ज्यादातर वीकेंड्स में होते हैं, तो उसको एक तो हम काफी हद तक रोक सकते हैं, पहली बात। दूसरा, अभी जैसे नवरात्रि वगैरह का भी महोत्सव चल रहा है, इनमें भी वीकेंड्स में थोड़ा भीड़ रहता है, एक तो वो भी कारण है। और तीसरा, अगर इसके अंदर हम देखें, क्योंकि जो ट्रांसमिशन रेट है इस समय सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस समय काफी, तो ये वाला आई थिंक राइट टाइम है कि इस टाइम हम शायद इस चेन को काफी कुछ कंट्रोल में कर पाए, ट्रांसमिशन को कुछ थोड़ा कंट्रोल में कर पाए, क्योंकि ये अभी पीक पे पहुंचने वाला समय आ रहा है। ठीक है, राजेश मिश्रा जी, आम लोगों की अब कितनी जिम्मेदारी है? हमने देख लिया कि सरकार क्या कर रही है, हमने देख लिया कि व्यवस्थाएं किस स्तर की हैं। इसके बाद जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, क्योंकि जिनकी भी जान जाएगी वो हमारे अपने लोग हैं, जिनके लिए हम इधर उधर फोन लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। तो हमारी और समाज की कितनी जिम्मेदारी है? देखिए शर्मा जी, पहले तो आपने ये चर्चा आज शुरू की है। पहले बनारस में जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर जितने लोगों का देहांत हुआ है इस महामारी से जी, तो हमें लगता है कम से कम 100-125 लोग हमारे बहुत अपने थे जिनका देहांत हुआ है। मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे जी। देखिए, अभी आपका मैं चर्चा सुन रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, ठीक है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जाके वेस्ट बंगाल में प्रचार करे बिना मास्क का, और वहाँ ये भाषण दे कि मैं रामराज ला रहा हूँ। पूरी दिल्ली की सरकार लगातार पिछले 4 महीने से वेस्ट बंगाल में जूझ रही है, न कहीं मास्क है, न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है। कितनी भीड़ हो सकती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सारी भीड़ लगाई जा रही है। तो आखिर जनता भी तो वही देखती है कि जब हमारे नेता सारे नियम कानून को तोड़ रहे हैं, तो हम नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन हम मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। और हमें जो लगता है कि ये जो सेकेंड फेज में जो इतनी तेज रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने, उसका मूल कारण यही है कि जो हमने देखा है दिल्ली वेस्ट बंगाल में अपने नेताओं को, उसका असर लोगों पे यहाँ पे पड़ रहा है, पूरे यूपी के अंदर और यूपी के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में। आज क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? जब कोरोना का फर्स्ट फेज था, आपने लॉकडाउन लगाया, सब लोग अपने घर के अंदर रहे। जब सब लोग अपने घर के अंदर रहे, उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना का चेन टूटा, तो उस समय यदि हॉस्पिटलों की व्यवस्था कर दी गई होती, डॉक्टर्स आ गए होते, ऑक्सीजन, दवा, इंजेक्शन
इन सब की व्यवस्था कर दी गई होती तो शायद आज ये दिक्कत ना आती। आप विश्वास करिए, पिछले 4 दिनों से मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के डॉक्टर से, हॉस्पिटल वालों से, सबसे कि फला पेशेंट को एडमिट कर लीजिए। रिपोर्ट, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 2-2, 3-3 दिन में आ रही है। ना हॉस्पिटल है, ना बेड है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, और यहाँ तक कि शमशान घाट पे लकड़ी भी नहीं है। बनारस में 2 शमशान घाट हैं, हरिश्चंद्र घाट और मरकड़िया घाट, और दोनों की जो मेन सड़कें हैं वहाँ से करीब हमें लगता है कि मरकड़िया घाट से तो करीब 1 किलोमीटर की फासले पर होगा मरकड़िया घाट, और हरिश्चंद्र घाट होगा हमें लगता है 500 मीटर, और सड़कों पे लाइन लगी हुई है डेड बॉडीज की। ये जिम्मेदारी, जब आप 1 साल 1.5 साल से कोरोना चल रहा है और जब फर्स्ट फेज खत्म हुआ, लॉकडाउन खुला, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। जनता तो अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, जनता तो डर गई है। बनारस में तो जनता इतना डर गई है कि वो अपने आप घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही है, लोग डर रहे हैं। तो आखिर सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। ताली बजाने से, थाली बजाने से, कोरोना गो गो करने से, यदि दीपक जलाने से इससे कोरोना खत्म हो जाता तो आज खत्म हुए साल भर हो गया होता। आप ठीक बात कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कोरोना तो खत्म होगा जो की जा रही हैं या और बेहतर करनी चाहिए, वो सब सरकार की ही जिम्मेदारी है। जिनके हाथ में हमने व्यवस्था सौंपी है उन्हीं अधिकारियों की और उन्हीं मंत्रियों और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। मैं दुखी इस बात, मैं आपसे समझ सुनिए, देखिए मैं दुखी इस बात से हूँ कि पूरी जनता दुखी है, इसलिए मैं दुखी हूँ। चाहे वो बनारस हो, चाहे बनारस के बाहर का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति दुखी है। ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। यदि आप घाटों पे चले जाइए और सुबह से लेकर शाम तक घाटों को आप देख लीजिएगा तो आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि मौतों की संख्या एवरेज कितना हो सकती है। तो ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। और देखिए, सरकार की जवाबदेही बनती है, लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही बनती है। आप ये बताइए कि सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा? ये संभव है? जो कोरोना खत्म होगा दवा से, उसके ट्रीटमेंट से, हॉस्पिटल से, अच्छे डॉक्टर से, ऑक्सीजन से, इंजेक्शन से। जो हिंदुस्तान के अंदर जो दवा थी, उन दवाओं को भी यदि बेहतर 6 महीने 8 महीने में सब व्यवस्था कर ली गई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। और जैसे हम कह सकते हैं कि सरकार इस इशू पे एकदम असंवेदनशील रही है, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई पड़ रहा है कि सरकार के पास सिर्फ इनके जो जिम्मेदार ओहदे पर बैठे लोग हैं, इनके पास सिर्फ भाषण देना, जुमलेबाजी करना और 5 साल चुनाव की तैयारी करना, इसके सिवा कोई काम ही नहीं है। राजीव तो मिश्रा ऐसे जी, नहीं चलेगा ना। जनता तो मास्क लगा लेगी, जनता तो घर में बैठ गई, जनता घर के बाहर नहीं निकलेगी। एक छोटी सी बात, जनता लॉकडाउन आपने लगाया, जनता एकदम घर में थी। सरकार की जिम्मेदारी है, आप लोग भी विपक्ष में हैं, आपकी भी बराबर की जिम्मेदारी है लोगों को समझाना, बताना। आप लोगों ने भी, जहां भी इलेक्शन स्टेट है वहां पे आप लोगों के नेताओं ने भी खूब रैली की, उनकी रैलियों में भी जनता, जाहिर बात है बड़े नेता हैं तो आती है। दूसरी बात यह कि जहां आपकी शासन की सरकारें हैं वहां भी स्थितियां, ऐसा आप कह दें कि वहां पे बहुत चमन बरस रहा है, वैसी नहीं है, लगभग वैसी ही है जैसी उत्तर प्रदेश की है। महाराष्ट्र की तो और खराब है, छत्तीसगढ़ में लगभग इसी तरह की स्थिति है। शर्मा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं कहीं से कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब जो हुआ है वो तो सामने है। बनारस में बैठा हूं, आप जो मणिकर्णिका घाट देख के आए हैं, हरिश्चंद्र घाट नहीं, वो तो ठीक है, देखिए वो तो है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब आगे क्या किया जाए। देखिए मैं दुख के साथ बोल रहा हूं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हमारी राजधानी है और बनारस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और आज यूपी के अंदर सबसे ज्यादा दुर्व्यवस्था यदि कहीं हुई है, सबसे ज्यादा विकराल रूप दिखाई पड़ा है कोरोना का, तो लखनऊ और बनारस में दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम थोड़ी बहुत तो व्यवस्था होनी चाहिए थी ना जी। और आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में हर विपक्षी दल के नेता भी गए और असम गए, तमाम जगह गए, ठीक है गए, लेकिन जब चुनाव हो रहा है तो कोई जाएगा, लेकिन 2-2 लाख की रैली करे, जो जिम्मेदार ओहदे पे बैठा है, जो देश के का सबसे बड़ा मुखिया है, वो 1.5 लाख 2 लाख की रैली बिना मास्क का कर जाए, जलूस निकाल के ले चले, तो ये पब्लिक देखती है। पब्लिक अपने लीडर्स को फॉलो करती है, और लीडर्स को फॉलो करती है, वो देखती है कि जब हमारे नेता इस तरह कर रहे हैं। अब एक मजाक आजकल हो रहा है कि जहां चुनाव होगा वहां कोरोना नहीं जाएगा, ये मजाक है, सोशल मीडिया में देख रहा हूं, ये लोग मजाक कर रहे हैं कि जहां कोरोना होगा वहां कोरोना, जहां चुनाव होगा वहां कोरोना नहीं जाएगा, जहां कोरोना को रोकना हो वहां चुनाव करा दीजिए। मतलब ये नॉन सीरियस बातें हैं ना, ये सीरियस बात नहीं है। और ये नॉन सीरियस बात क्यों हो रही है? ये सरकार के गलत नीतियों की वजह से हो रही है।
शायद ये बात ना होती। नहीं तो जनता तो सारी, मैं आपसे जब बात जनता करता हूं, सारी चीजें तो मैं देखती दुखी है मन से बात कर और रहा हूं। जनता उसी मैं बात दुखी पर मन से रिएक्शन बात भी कर रहा हूं। देती है। कभी कभी आप लोगों की पार्टी के नेताओं से कोई चूक होती है, गलती होती है, तो वो आपकी आलोचना करते हैं, आप पर मजाक बनाते हैं। अभी उन्हें लग रहा है कि किसी और पर मजाक बनाना चाहिए तो उस पर बना रहे हैं जी। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर सूर्यकांत जी इससे थोड़ा अलग है कि जो हो रहा है वो तो जनता ने देख लिया। अब जो परिस्थितियां हैं वो भी देख रहे हैं कि हमारे बगल के घर में क्या हो रहा है, हमारे साथियों के साथ क्या हो रहा है। ये प्रश्न है कि इस वक्त क्या करे, क्योंकि राजनेताओं की आलोचना करने से आपकी जान नहीं बचने वाली कि आलोचना से बच जाए तो वो कर लें। ये देखिए जो आप देखिए शर्मा जी, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं आलोचना नहीं कर मैं रहा आ रहा हूं, एक सेकंड मिश्रा जी, ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राजनीतिक ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मिश्रा जी, नहीं आलोचना करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, वो कर लें, लेकिन इसके आगे भी कुछ करें। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत जी। जी देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि अगर हम टीका टिप्पणी करने लगेंगे तो इसमें बहुत समय जाया जाएगा। मैं सीधे आता हूं कि आपके जी न्यूज के जो दर्शक इस समय जुड़े हैं जी, और जो उत्तर प्रदेश के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इस लड़ाई को अब कैसे जीतना है। लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, हम सबको मिलकर जीतना है, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, सबको मिलकर जीतना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी है कि हमारे सामने व्यक्ति आता है, तड़पता है, दर्द होता है, संवेदना हम लोग को जगती है, कष्ट होता है, कई बार हम बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं, कई बार ऑक्सीजन नहीं दिलवा पा रहे हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन अब मेरा जो लोगों से आग्रह है वो ये है कि घर के अंदर और घर के बाहर मैं दोनों तरीके की टिप दे रहा हूं कैसे बचें इस कोरोना से जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं घर से। तो घर के अंदर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दूध पिलाती हुई महिलाएं हैं, बच्चों को जो दूध पिला रही हैं, ये 5 क्लास ऐसे हैं जो कृपया घर में रहें। घर में रहेंगे तो बचे रहेंगे, ये फॉर्मूला अपनाएं। जो यूथ है हमारा, उसको बाहर निकलना उसकी मजबूरी है। देखिए, दूध, ब्रेड, सब्जी से लेके, आलू से लेके, और वो सब वही लाएगा, चीनी भी वही लाएगा, नौकरी पे भी वही जाएगा, काम पे भी वही जाएगा, डेली मजदूर है वो भी बाहर निकलेगा। तो उसको बाहर निकलने की मजबूरी है, वो कैसे सुरक्षित रहे। जो अंदर लोग हैं उनको ये करना है कि अपने घर के एनवायरमेंट जो है, कोरोना पॉजिटिव सदस्य ना होने पाए तो फैमिली का एनवायरमेंट पॉजिटिव रखना है। अगर चैनल को देख देख के हमने उनको नेगेटिव बातें परोस कर उनका मन नेगेटिव कर दिया तो सबके मन में डिप्रेशन चला जाएगा। तो अगर कोविड होने से, कोविड पॉजिटिव बचना है तो फैमिली का एनवायरमेंट पॉजिटिव होना है। तो परिवार का माहौल एक पॉजिटिव रहे, खान पान का ध्यान रखिए, हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, ये सब ध्यान रखिए। घर के सभी सदस्यों को सुबह शाम पानी उबाल के भाप देते रहिए। भाप एक गेम चेंजर है बचाव के लिए कोविड का, ये मैं व्यक्तिगत अनुभव कह सकता हूं। मैं साल भर से कोरोना को ऑब्जर्व कर रहा हूं, हर तरह की मैंने एडवोकेसी की है। अभी मैं नेशनल हेल्थ मिशन का, कोविड का ब्रांड एम्बेसडर हूं वैक्सीनेशन का, और उसके पहले सरकार ने जहां जहां गंभीर कोरोना हुआ, आगरा, पिछले साल आगरा में कोरोना बढ़ा तो मुझे भेजा, मैं वहां गया, मेरठ में बढ़ा तो मेरठ में गया, कानपुर गया, हर जगह में गया। और मैंने दोनों टीकाकरण भी लगवा लिए। वैक्सीनेशन किंज और मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहला टीका पहला दिन मैंने ही लगवाया। और टीका के पहले और टीका के बाद ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, जी न्यूज के दर्शकों के शुभ आशीषों से जी आज भी मैं नेगेटिव हूं। ठीक, तो जब मैं सूर्यकांत साहब, मैं आऊंगा, आपकी आगे की सलाह जो है ना, भाप तक सीमित है। भाप के आगे की जो सलाह है वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले हमें लेना है। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि क्या कर्फ्यू से कोरोना हारेगा। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा, हालांकि बहुत लंबा था, लेकिन उसके बाद चेन टूटी थी, असर पड़ा था। धीरे धीरे केस बहुत हद तक घटे थे, और यहां तक कि इतने घट गए कि फिर लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी, और स्थितियां फिर आज हमारे सामने हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन
प्रश्न मैं करना चाहता हूं इस वक्त भाटी साहब आपसे, डॉक्टर भाटी, प्रश्न यही है कि जो सेकंड वेव है ये आएगी, इसका अनुमान था कि नहीं था? डॉक्टर्स का परामर्श ठीक नहीं गया कि सरकार ने आप लोगों का परामर्श माना नहीं? क्या चूक हुई है इस पूरे सिस्टम से? कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी देखिए, जिस तरह से हम बात करें सेकेंड वेव की, तो सेकेंड वेव अगर हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर इन सब की बात करें तो यहाँ पहले थर्ड वेव भी आ चुकी थी, और यहाँ का देखें तो ये फोर्थ वेव होगी। तो इससे पहले भी जितनी वेव्स थी उनको ठीक तरीके से मैनेज किया गया। कि जो वेव थी इसके अंदर जिस तरह से नए वेरिएंट्स आए, ये वाली चीजें थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी कि ये इस तरह के वेरिएंट आएंगे और इनकी जो ट्रांसमिशन रेट है ये इतनी ज्यादा होगी। तो ये तो एक नई चीज, पहली बात। दूसरा इसके अंदर एक ये है कि कैपेसिटी बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएंगे। क्या होता है जनरली, हम अगर बात करें शुरुआती टाइम से, पिछली बार की भी, तो छोटी एक लैब थी, 2 लैब थी, अब कितनी नंबर ऑफ लैब्स हो गई है, टेस्टिंग कैपेसिटी तो बढ़ी ही है पहले से, हॉस्पिटल बेड की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। पर इसमें हमें ये भी देखना होगा कि कोविड फैसिलिटी, हम सभी हॉस्पिटल्स को कोविड नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन कोविड हॉस्पिटल्स भी तो हमें चाहिए। हमारी और भी इमरजेंसीज होती है, ट्रॉमा होते हैं, सर्जरीज होती है, उन पेशेंट्स को भी कैटर करना जरूरी है। तो जो ये इसको हम कह रहे हैं, इस सिचुएशन में जब तक हम ग्राउंड लेवल पे ये जो चेन को ब्रेक करने के लिए जागरूकता और छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बना के वहीं पे उसको कंटेन नहीं करेंगे, तब तक इसको काबू में पाना, कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो हम कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से नंबर्स बढ़ते रहेंगे। कर्फ्यू तो अब से शुरू हो चुका है, ये बेहतर विकल्प है हमारी, या इससे और दिन ज्यादा बढ़ाने चाहिए कर्फ्यू की? आपका क्या सुझाव है? हाँ, कर्फ्यू का अभी जो हमने मिड अप्रैल में ये वाला जो डिसीजन लिया है ये सही है, क्योंकि इस टाइम, हाँ, एक तो वीकेंड का जो कर्फ्यू वाला है ये डिसीजन इसलिए सही है क्योंकि वीकेंड में ही ज्यादातर देखा गया है, वीकेंड्स के बाद ही कोई ऐसा इवेंट्स होते हैं जिसके बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि इस तरह के वीकेंड के जो ऐसे इवेंट है और जो मूवमेंट ज्यादा है उस पर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। तो इससे हमें लग रहा है कि शायद आगे आने वाले दिनों में कुछ ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये कम हो जाए। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, प्रश्न बहुत सीधा है कि अभी 27,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में आज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें आपने 2,15,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट सैंपल के टेस्ट किए हैं। क्या आपको लगता है कि बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, खासतौर से चेन को ब्रेक करने के लिए? क्योंकि अस्पताल में बेड्स, उनकी संख्या जितनी है वो रातों रात तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। देखिए राममोहन जी, निश्चित रूप से कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। पिछले साल से आप जब तुलना करते हैं तो सितंबर में मैक्सिमम पहुंचा था, 7,000 से कुछ ज्यादा केसेस आए थे। इस बार अप्रैल माह में ही 27,000 के आसपास केस आ रहे हैं। लेकिन सरकार अपने एफर्ट्स ले रही है, बेड्स भी बढ़ा रही है, जो आवश्यक दवाएं हैं वो भी मुहैया हो और उसकी कालाबाजारी न हो, इसके लिए भी काम कर रही है। आज भारत सरकार ने भी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके विभिन्न ब्रांडों की जो MRP है वो कम की है। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार उस पर काम कर रही है। और रहा बात कर्फ्यू का, कोरोना कर्फ्यू का, तो निश्चित रूप से देखिए मिलने जुलने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और वीकेंड में लगाने से एक लाभ ये है कि 35 घंटे का एक समय मिलेगा जिसमें लोगों को जो आवश्यक सेवाएं उसके अलावा आने जाने से मनाही है। तो एक कदम सरकार ने उठाया है। और जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो नई वेव है उसमें जो नए लक्षण है वो उसके नाते से भी कठिनाइयां आई हैं, लेकिन जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है सरकार के कामों में। लखनऊ हो या विभिन्न अन्य जिले हो, लोगों ने स्वयं से भी अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। कुछ लोगों ने वीकली 3 दिन के भी उन लोगों ने नियम बनाए, कुछ व्यापार मंडल्स ने। तो जनता भी साथ खड़ी हो रही है और ये लड़ाई सबके साथ, पक्ष विपक्ष और जनता के साथ मिलकर ही लड़ी जा सकती है, क्योंकि ये महामारी है, वैश्विक महामारी है और पूरा विश्व से प्रभावित है। और बेड्स और लगाई तमाम सुविधाओं के लिए सरकार सचेत है। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप बता रहे थे, बात पहुंची थी स्टीम तक कि स्टीम तो बहुत जरूरी है, आपको सुबह शाम लेना है। एक कर्फ्यू जो है जी
वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं, आप लोग समझाते हैं हमें कि चेन को तोड़ना है तो लोगों के मेलजोल को रोकना होगा, लोगों को बताना होगा कि आपको दूरी बनानी है। सख्ती की आवश्यकता है क्या, या फिर लोग मान जाएंगे? क्या अनुभव आपका है, क्योंकि आप खुद बता रहे थे कि जगह जगह के अस्पतालों में, जगह जगह जिलों में आपने काम किया है। जी देखिए, मेरा तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डरेंगे तो बचेंगे और डराना जरूरी है। तो आप कह रहे हैं सख्ती जरूरी है, जी हाँ बिल्कुल मैं कहता हूं सख्ती बहुत जरूरी है। और जहां आप देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन समस्या कहां है? 10 जिलों में। कहां? जहां पर क्राउड है, जहां पर कंजेशन है। आप देखिए इन 10 जिलों की पूरी डेमोग्राफी आप देख लीजिए, क्राउड भी है, कंजेशन भी है। तो हमें क्राउड भी कम करना है, हमें कंजेशन भी करना है। और इस मामले में मैं सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा लखनऊ के व्यापार मंडल की, जिन्होंने 4 दिन का अपने इनिशिएटिव पे, सरकार ने मांग भी नहीं की, उनसे कहा भी नहीं, अपने इनिशिएटिव पे लखनऊ के व्यापारियों ने 4 दिन का बंद किया है। मैं समझता हूं बहुत ही सराहनीय योग्य कदम है। और ऐसे कदम सबको उठाने पड़ेंगे कि जिसमें हम क्राउड को कम कर सकें और कंजेशन को कम कर सकें। और जैसे ही क्राउड और कंजेशन कम होगा, आपस में जो शारीरिक दूरी का हमने नियम बना रखा है 2 गज की दूरी का, जरूरत पड़े तो बहुत सारी जगहों पर हम जो धारा 144 है वो भी लगाई जा सकती है, इसके एड ऑन जो आपका वीकेंड कर्फ्यू है उसके अलावा। इसके अतिरिक्त बीच में गजटेड हॉलीडेज पड़ेंगे, तो गजटेड हॉलीडेज पड़ेंगे, त्योहारों के कारण पड़ते हैं, तो त्योहार लोग अपने घर के अंदर मनाएं, सड़क पे क्यों मनाएं? ये जो हमारा आदत बन गई है कि हम त्योहार सड़क पे मनाने निकल आते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। तो त्योहार जो होता है बहुत व्यक्तिगत मामला है, धर्म, पूजा, त्योहार, सेलिब्रेशन, ये सब हमारे व्यक्तिगत मामले हैं, घर के अंदर होने चाहिए। तो हमारे जो गजटेड हॉलीडेज अभी आने वाले हैं, चाहे वो रामनवमी का हो या और कोई हो, तो उन सब पे धारा 144 बिल्कुल लगा देनी चाहिए। और सड़क पर इसी तरह का जो वीकेंड कर्फ्यू होता है वो गजटेड हॉलीडे कर्फ्यू में भी कन्वर्ट कर देना चाहिए, उसको भी लगा देना चाहिए। मतलब जहां मौका मिले। इसी तरह जो बाजार खुलते हैं, अभी ये देखिए लखनऊ में हर बाजार में 1 साप्ताहिक बंदी हो सकती है, तो क्या हम साप्ताहिक 2 दिन की बंदी कर सकते हैं? क्या ये सोचा जा सकता है? और बाजारों को कम करने के, शॉपिंग ज्यादा करने के लिए मेरा सभी गृहिणियों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि कृपया सूची बना ले और महीने भर का सामान एक साथ ला लें। होता क्या है कि पति जी को सुबह कहा जाता है दाओ दूध ले आओ, फिर कहा जाता है ब्रेड ले आओ, फिर शाम को कहा जाता है सब्जी ले आओ, फिर कभी कहा जाता है फल ले आओ। तो ऐसा ना करें, पतियों का उत्पीड़न ना करें, थोड़ा सा एक स्ट्रीमलाइन कर लेंगे आप, तो मेरे ख्याल से कोरोना भी कंट्रोल दुखती रख पे हाथ रखना है कई लोगों के। जी नहीं, वो कभी कभी दुखती रग पे क्या करें, वो हाथ रखना भी पड़ता है, वो सबकी दुखती रग है, मैं उससे अछूता नहीं हूं। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हर वो काम, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो भी बाहर रहता है, यूजली हमारा यूथ बाहर रह रहा है, तो यूथ को अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेस देन 45 ईयर्स के लिए अभी वैक्सीन हमारी उपलब्ध नहीं है। ये अलग बात है कि अब 2 नहीं, हमारे पास 3 वैक्सीन हो गई हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मूर्ति हमारे लिए आ गए हैं सहायता के लिए, बहुत जल्दी हम इससे निपट लेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा डरने की जरूरत है। ठीक डॉक्टर, और ये बेहतर आप सलाह दे रहे थे अब से पहले भी कि आपको डरना इस मामले में है कि बीमारी हो जाएगी, लेकिन हमेशा डर कर नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, हर वक्त उसी के बारे में नहीं सोचते रहना है, घर का माहौल थोड़ा सा और पॉजिटिव बनाना है। राजेश मिश्रा जी, हमने पहले भी इसी बात को लेकर चर्चा की कि जो व्यवस्थाएं आप सिस्टम में देख रहे हैं, आप ये चाहें कि एक रात में परिवर्तित हो जाएं, बहुत कठिन है, क्योंकि डॉक्टर्स उतने हैं, पैरामेडिकल स्टाफ ही उतना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दवाइयों में कुछ और सरकार फंड दे तो बेहतरी आए, लेकिन हम जब घर से निकलेंगे तो क्या वाकई हमें अपने लिए वो कदम उठाने की जरूरत है जो लखनऊ का व्यापार मंडल उठा रहा है? हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि सरकार जो कर रही है उसको करने दीजिए, आपकी जान तो आपके हाथ में है। देखिए, ये जो सुझाव हैं और जो ये हो रहा है ये तो उचित है ही है, पब्लिक को खुद अपने को बचाना ही पड़ेगा। जैसे लखनऊ में व्यापार मंडल ने दुकानों को बंद कराया, बनारस के अंदर भी विशेषरगंज सबसे बड़ी मंडी है और उसके बाद दूसरी जो है सब्जियों की मंडी है, ये भी 3-4 दिन बंद खुद व्यापार मंडल ने किया है और प्रशासन ने या सरकार ने नहीं कराया। लोग इस पे सेंसिटिव हैं, लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है, और इसमें लॉकडाउन हो लॉकडाउन न हो, ये तो सरकार का डिसीजन होगा। और सरकार ने पिछले इतना लंबा लॉकडाउन कराया, फिर लॉकडाउन करना होगा, सरकार करे, उसमें कोई वो नहीं है। और लॉकडाउन होगा तो फिर लोग अपने घर के अंदर रहेंगे,
थोड़ा सा अंतर होगा। डॉक्टर साहब की बात मैं सुन रहा था, वो स्टीम की बात कर रहे थे कि स्टीम सुबह शाम लेना चाहिए। हम तो देख रहे हैं मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, ये पिछले ही फर्स्ट फेज की लहर से, कि लोग दोनों टाइम जो है गिलोय का काढ़ा बनवा के पी रहे हैं, और ये गिलोय का काढ़ा भी काफ़ी शरीर के अंदर जा रहा है, तो काफ़ी उससे लोगों को राहत मिल रही है। और स्टीम भी लोग लेना शुरू कर दिए हैं, लोग तमाम सारी हरी सब्जियों को ले रहे हैं। तो लोगों ने अपने तरफ से बचाव करने की लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो मैं सुन रहा था, ये तो कोशिश, अब हरी सब्जी तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग हरी सब्जी भी खाना शुरू कर दिए हैं। सब चीज़ बचा के कि हरी सब्जी खाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, तो लोग हरी सब्जी भी खाना शुरू कर दिए हैं। लोग 2-2 टाइम 3-3 टाइम लोग काढ़ा बनवा के गिलोय वगैरह का पी रहे हैं, स्टीम भी लोग ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोग करना शुरू किए हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पब्लिक और क्या करे, इस पे सरकार को जागरूक कराना चाहिए कि पब्लिक को और क्या करना है। लॉकडाउन सरकार को लगाना है, डिसीजन उनका है। और मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो चुनाव यूपी के अंदर हो रहे हैं, ये चुनाव यदि नहीं हुए होते, चुनाव 2-4 महीने बाद टाल के कराया गया होता, तो शायद इतनी बुरी स्थिति न पैदा होती। चुनाव की वजह से भी कुछ समस्या हुई। अब जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी का होगा, वो जाएगा पब्लिक वोट मांगेगा, वो गांव-गांव डोर टू डोर घूमेगा, उसके साथ 10-20-25 लोग रहेंगे। तो अब ये सब चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों को भी रोकना चाहिए था, लेकिन खैर नहीं रुका, वो तो अलग विषय है। तो मेरा कहने का ये है कि सरकार जो भी निर्णय ले, लेकिन लोगों को राहत मिले। आप कितना ही कोई कहे कि हर समय डरना नहीं चाहिए और हर समय इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। आप यकीन करें कि पिछले 1 हफ्ते से जब मैं अपने फ़ोन का स्विच ऑन कर रहा हूं और रात को जब बंद कर रहा हूं, तो यदि 400 फ़ोन आएंगे तो 400 में 350 फ़ोन इसी डिजीज से रिलेटेड लोगों के आ रहे हैं कि भैया फला को एडमिट कराना है, फला को ऑक्सीजन चाहिए, फला को चाहिए। तो आप बताइए, जब 24 घंटा मैं इसे सुनूंगा तो मेरे मन में भी तो ये आएगा ना कि बाप रे बाप, कितनी खतरनाक बीमारी आ गई, ये किस तरह हो गया। और फेसबुक पे हम देख रहे हैं कि फला व्यक्ति एक्सपायर कर गया, फला व्यक्ति एक्सपायर कर गया, कष्ट भी हो रहा है देख के। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार करे, सरकार को करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सरकार की भी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बेस्ट करे, जिस तरह अपने मतलब सिटीजन के लिए सरकारों को करना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो, आज की हो, पहले की रही हो। मैं ये नहीं कहता कि आज की कोई सरकार हो, उसे अपने सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए बेस्ट करना चाहिए, उनके हर प्रॉब्लम में खड़ा होना चाहिए, और जनता को भी सजग होना चाहिए कि हम इससे अपना ही रक्षा कैसे कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आज जो है यहाँ के व्यापार मंडल ने लॉकडाउन किया था, ठीक है, शायद एक मनीष शुक्ला जी नहीं दिखाई, सलाह बेहतर है। अब वही जा रहे हैं। एक सवाल चुनाव को लेकर जरूर है कि पेशेंट के अटेंडेंट है, वो इसको लेकर क्या कुछ निर्णय हो सकता था, चाहे वो पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल से तो बहुत हद तक आंकड़े, पता नहीं वहाँ पे सरकार, वहाँ की प्रदेश की सरकार जांच करा नहीं रही, क्या स्थिति है वहाँ से तो आंकड़े आ नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उत्तर प्रदेश से जब आंकड़े आ रहे हैं तो ये लगता है कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन, जो क्षेत्र ऐसा था जो अछूता था कोरोना से, जिसको कहा जा रहा था कि इसी क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को बचाया है, ग्रामीण भारत ने, वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं, वो शहर भी आ रहे हैं, फिर गाँव भी जा रहे हैं, तो वहां भी खतरा बढ़ा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से जो छोटे शहर हैं, इस बार संक्रमण वहां भी बढ़ा है। जौनपुर जैसे छोटे शहर में भी कल 754 लोग निकले थे। लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 2 मई के पहले मैंडेटरी है, आप चुनाव करा लीजिए। और आपको एक और मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने तमाम निर्देश जारी किए कि आप ये कर सकते हैं, आप लॉकडाउन लगा सकते हैं, आप संपूर्ण करिए। लेकिन एक बात भी उन्होंने नहीं कहा कि हम जो चुनाव करा रहे हैं उसको रोकिए, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर ये चुनाव हो रहा है। लेकिन सरकार का जो दायित्व है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कोई भी कदम सरकार उठाएगी जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो। तो तमाम टेक्निकल समस्याएं आती हैं सामने। माननीय न्यायालय का ये आदेश था, उसके अनुपालन में चुनाव कराया जा रहा है पंचायत का। लेकिन नागरिकों को कैसे सुविधा मिले, कैसे दवाइयां और इंजेक्शंस मिल जाए,
ऑक्सीजन मिले, बेड मिले, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। लखनऊ के अंदर रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी ने भी अपने DRDO से 1100 बेड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 2-3 दिन में वहां भी वो 1100 बेड ऑन हो जाएंगे। तमाम जो 6 बड़े हॉस्पिटल थे उसको कोविड बनाया गया। कल रात्रि में 17 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोविड मरीजों को भर्ती करने की अनुमति दी गई है। तो जनता के सहयोग से इस लड़ाई को भी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश जीतेगा, ऐसा विश्वास है। ठीक, जनता के सहयोग से ये बहुत आवश्यक है डॉक्टर समीर भाटी। जनता के सहयोग से ये लड़ाई जीती जा सकती है। और खास बात जब हम कह रहे हैं कि बहुत सी जगह पे हम देख रहे हैं कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की शॉर्टेज है, उसमें भी कालाबाजारी हो रही है। बहुत से लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कई तो नकली बना कर ले आए। एक इंदौर से मध्य प्रदेश की खबर आई थी कि वहां 400 नकली पकड़े गए। तो इस तरीके की जब स्थितियां हैं तब सतर्कता आम इंसान की कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो अभी हमने बात की, नई तरह की लहर और नई तरह की साथ के साथ चुनौतियां भी हैं इस बार जब देखा जा रहा है। अब इसके अंदर जो जनता का सपोर्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो बात भी कर रहे थे, कैपेसिटी बढ़ा तो रहे हैं हम, पर जो हमारे पास मैन पावर है वो किस तरह से हम बढ़ाएंगे। आपने भी जिस चीज को अभी ध्यान खिंचवाया, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो तो लिमिटेड है, जो पिछले 1 साल से काम कर ही रहा है। हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, तो हम इंफ्रा जितना भी बढ़ाते रहे, पर पैरामेडिकल स्टाफ और जो बाकी स्टाफ है वो उतना नहीं है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब इससे ज्यादा अगर ये रेट इसी तरह से बढ़ता रहा तो चाहे कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो, कितनी भी व्यवस्थाएं, वो सभी हिल सकती है। तो इसमें जो 2-3 चीजें और है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने तो बताया है, इसके अलावा ये जो स्ट्रांगली हम कर्फ्यू लगा रहे हैं और सब लगा रहे हैं, पर बहुत हर जगह तक तो ना पुलिस पहुंच सकती है ना प्रशासन पहुंच सकता है। तो जो कई बार छोटी मोटी गैदरिंग हम करते हैं इस तरह की, तो ये सब चीजें भी हमें बंद करनी पड़ेगी। दूसरा, इसके अलावा कुछ और भी जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है हमारा, इधर से उधर घूमना, ये भी सब हमें कुछ हद तक, मतलब काफी हद तक स्ट्रांगली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह तो हर तरफ पुलिस और सरकार तो नहीं पहुंच सकती। तो ये चीजें स्ट्रांगली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक हमारा जो ये वीकेंड कर्फ्यू है, हमारा नाइट कर्फ्यू है, इसका हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। जी, मनीष शुक्ला जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। चीज कहना चाह रहे थे, जानकारी देना चाहते थे। अभी आदेश हुआ है। देखिए, तमाम रोगी जो नेगेटिव आ रहे थे RT-PCR टेस्ट में, लेकिन एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट्स और CT स्कैन, इस सब में उनके सिम्टम्स जो है आते थे कोविड पॉजिटिव की तरह, उनको भी कोविड पॉजिटिव मरीजों की तरह ट्रीट करने का आदेश अभी सरकार ने जारी कर दिया। एक बड़ी समस्या 4-6-10 दिन में, डॉक्टर साहब लोगों को तो पता ही होगा, आ ही रही थी सामने, कि चूंकि निगेटिव होने के नाते से एज ए कोविड मरीज वो नहीं ट्रीट हो रहे थे, लेकिन सारे सिम्टम या एक्सरे में कोविड मरीज की तरह आ रहे थे। मेरा ये बताने का केवल ये आशा है कि सरकार को जैसे जैसे जो भी कदम उठाने पड़ रहे हैं वो सरकार उठा रही है। सरकार सचेत है इस मामले में। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत जी, एक आखिरी सलाह आपसे लेना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में क्या कदम जनता उठाए? आपने मोटी मोटी बातें बताई हैं कि घर पे सकारात्मक माहौल रहे, जो घरेलू नुस्खे हैं वो ठीक ठाक तरीके से करते रहें, लेकिन बाहर निकलने को लेकर क्या बिल्कुल अब ब्रेक अपने आप पे लगा लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेक तो वही लगाएंगे जहां ब्रेक लगाना है, जहां थोड़ा बहुत एक्सीलेटर लगाना है, बढ़ाना है, वो भी बढ़ा सकते हैं। एक तो मैं मनीष जी और उनकी सरकार को बधाई दे दूं, ये बात प्रमुखता से मैं ही उठा रहा था कि भाई बड़ी समस्या है उनकी, जिनका कोविड का RT-PCR तो नेगेटिव है, लेकिन उनके सिम्टम और उनका एक्सरे, उनका CT स्कैन सजेस्टिव है कोविड का। वो बेचारे कहाँ जाएं? पॉजिटिव वाले कहते हैं रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वाले कह रहे CT में तो हमें कोविड लग रहा है। और बेचारे ना इधर के ना उधर के मारे घूम रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को। मैं आता हूं इस पे, बाहर जो रहते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, जो बाहर गया है काम करने और जब वो लौट रहा है, तो अगर मूल मंत्र एक मान ले मेरा, वो मान ले कि जी हां मैं कोविड साथ में ला रहा हूं, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लीजिए कि वो कोविड हर रोज शाम को घर आ रहा है, साथ ला रहा है। अब अपने और अपने परिवार को कैसे बचाना है? तो घर के अंदर घुसना है, सीधे बाथरूम में जाना है। बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करके नहा धो के, साबुन पानी से बढ़िया नहा धो के आप हो गए एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। आपका हो गया एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, बिल्कुल पवित्र आत्मा हो गए आप। बाहर आए, आपने पत्नी से कहा, बहन से कहा, मां से कहा कि हमको दे दीजिए स्टीम इनहेलर, और फिर आपने ले स्टीम। ये हो गया आपका इंटरनल सैनिटाइजेशन। अब इंटरनल सैनिटाइजेशन आपने कर लिया, एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन आपने कर लिया, कोरोना कहां से बचेगा?
तो आप हो गए कोरोना फ्री इफ एट ऑल यू आर कमिंग विद कोरोना फ्रॉम आउटसाइड। जी। तो बाहर कोरोना गलती से आपको पकड़ भी ले रहा है तो इस सैनिटाइजेशन की प्रोसेस से गुजर के जब आप परिवार वालों से मिले, उसके बाद पत्नी से मिलिए, बहन से मिलिए, बच्चों से मिलिए, अपने घर के बुजुर्गों से मिलिए, बीमार हैं तो बीमारों से मिलिए, सबसे मिलिए। ठीक है। और रात में उसके बाद सब लोगों को डबली इंश्योर करने के लिए फिर स्टीम दिलवा दीजिए, तो फिर सब सिक्योर हो गए। और बिल्कुल, तो ये सलाह भी नहीं लोगों को माननी है और सतर्कता तो जाहिर है कि हर जगह पे रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।